स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक एमसीक्यूज़ किए थे। वो एमसीक्यूज़ हमने किए थे, एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए और दूसरे हमने किए थे इंग्लैंड में जो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था उससे। तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मराठा स्टेट, यानी हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कि 1674 से 1720 तक अपने अस्तित्व में रहा था। ठीक है, मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हम कार्यकाल देखें तो 1674 से शुरू होता है और 1680 तक चलता है। 1674 कहने का मतलब क्या है कि 1674 में सबसे पहले शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और ये जो राज्याभिषेक था ये रायगढ़ के किले में होता है। और इस राज्याभिषेक के दौरान काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, उन्हें बुलाया गया था और उनके हाथों से शिवाजी का राज तिलक करवाया गया था। तो 1674 से शिवाजी ने राजगद्दी संभाली और 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म होता है 1630 में सिवनेर के किले में। तो शिवाजी वाज बोर्न इन 1630 एट सिवनेरी फोर्ट। तो शिवाजी का जन्म जो है वो पूना के पास में सिवनेर का किला था, इस किले में इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी की बात करें तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजी भोंसले और जो माँ थी उनका नाम था जीजाबाई। तो शाहजी भोंसले इनके पिता थे और माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, हिज रिलीजियस टीचर वाज समर्थ रामदास। जो समर्थ गुरु रामदास जी हैं जिन्होंने दासबोध नामक किताब लिखी थी, समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो किताब थी दासबोध। ठीक है, तो ये शिवाजी के जो थे वो गुरु थे, एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं और धार्मिक गुरु कह सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1630 में शिवाजी का जन्म जो है वो सिवनेर के किले में हुआ था और इनके पिताजी जो हैं वो शाहजी भोंसले थे और इनकी माताजी जो हैं उनका नाम था जीजाबाई और इनके जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, और समर्थ गुरु रामदास ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था दासबोध। ही गोट द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर इन 1637। ये कहते हैं कि जिस दौरान इन्होंने जागीर प्राप्त की थी अपने पिताजी से, तो उस टाइम इनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और पूना की जो जागीर थी ये इनकी अपनी पैतृक जागीर थी। पैतृक जागीर क्यों थी कि ये जागीर इन्हें शिवाजी को अपने पिता से मिली थी। तो शिवाजी उस टाइम अल्पायु में थे, यानी बहुत कम उम्र थी, इसलिए इस पूरे के पूरे संपदा के जो प्रशासक नियुक्त किए गए वो नियुक्त किया गया था दादाजी कोंडदेव को। ठीक है, दादाजी कोंडदेव की अगर बात करें तो दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। सो आफ्टर द डेथ ऑफ दादाजी कोंडदेव इन 1647 शिवाजी टुक फुल कंट्रोल ऑफ हिज जागीर। तो 1637 में क्या मिल जाती है, इनको पूना की जागीर मिल जाती है और ये पूना की जागीर इनके पिताजी के पास में थी। पिताजी कौन? शाहजी भोंसले। ठीक है, और माताजी कौन? जीजाबाई। और इनके धार्मिक गुरु कौन है? तो गुरु समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने दास बोध की रचना की थी। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव ने प्रशासक के तौर पे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे शिवाजी की जो पूना की जागीर थी इस जागीर को संभाला था। ठीक है, लेकिन दादाजी कोंडदेव की डेथ होने के बाद में क्या हुआ कि शिवाजी ने अपनी जागीर का पूरा कंट्रोल ले लिया था। अगर बात करें शिवाजी के शुरुआती दौर में जो उन्होंने आक्रमण किए थे और अलग अलग किलों को जीता था, तो हम देखते हैं कि जो सिंहगढ़ का या कोंडाना का किला है वो शिवाजी ने 1643 में 1643 में जीता था। ठीक है, सिंहगढ़ या फिर कोंडाना का किला। रोहिंद या चाकन का किला, रोहिंद और चाकन का जो किला है ये 1644 से 45 के दौरान शिवाजी ने जीत लिया था। तोरण के किले की बात करें तो 1646 में ये तोरण का किला शिवाजी ने एक्वायर कर लिया था या कॉन्क्वर कर लिया था। तोरण का जो किला है ये बीजापुर स्टेट का किला था। बीजापुर जो साम्राज्य था उस बीजापुर के पास में उस बीजापुर का कंट्रोल था तोरण के किले के ऊपर। तो शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में बीजापुर से तोरण का ये किला छीन लिया था। ठीक है, पुरंदर की बात करें तो 1648 में 1648 में शिवाजी ने क्या किया था, पुरंदर के किले को जीत लिया था।
और रायगढ़ या राजगढ़ की बात करें, जो कि शिवाजी की कैपिटल भी बनी थी 1656 में, इस किले को उन्होंने अप्रैल 1656 में जो है अपनी राजधानी बना लिया था। यानी पहले जिसको जीता, और जीतने के बाद में राजगढ़ या रायगढ़, वैसे रायगढ़ नाम आता है ज़्यादातर, तो रायगढ़ के इस किले को शिवाजी ने क्या किया था, अपनी कैपिटल बना लिया था, अपने इलाके की, अपने साम्राज्य की राजधानी के तौर पे इसे बना लिया था। 1656 में सूपा का किला जीता और पन्हाला का किला जीता 1659 में। तो ये कुल मिला के शुरुआती के प्रारंभिक जीवन में जो उनके आक्रमण थे, उनकी जो जीत थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पुरंदर, तोरन और रायगढ़। ठीक है, ये याद रखेंगे कि भाई तोरन का किला 1646 में, पुरंदर का किला 2 साल बाद 1648 में, और रायगढ़ या राजगढ़ इस किले को 1656 में जीत के शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी बना लिया था। आगे देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर। बीजापुर स्टेट के साथ इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। बीजापुर जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य के साथ शिवाजी के लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और बीजापुर ने क्या किया था, तो बीजापुर ने अपना जो सबसे तेज और समझदार जो सरदार था, जिसका नाम था अफजल खान, ठीक है, तो अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। ठीक है, कब भेजा, 1659 में। बीजापुर ने 1659 ईस्वी में अफजल खान को, जो कि एक योग्य सरदार था बीजापुर स्टेट के अंदर, उसे शिवाजी को हराने के लिए भेज दिया था। ठीक है, और अफजल खान ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उसने ये कहा था कि भाई मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को जो है हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके ले आऊँगा यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी बातें करके आया था अफजल खान। अफजल, याद रखेंगे, अफजल खान जो था वो बीजापुर स्टेट की सेवा में था, और बीजापुर स्टेट ने अफजल खान को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए और उन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो उस दौरान जब उसे ये जिम्मेदारी दी गई, तो अफजल खान ने क्या कहा कि भाई मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी के हाथों में हथकड़ियाँ लगा के और उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट उसने दिए थे। अफजल खान ने क्या किया, अफजल खान ने अपना एक अम्बेसडर जिनका नाम था कृष्णजी भास्कर, कृष्णजी भास्कर को भेज दिया शिवाजी के पास अपना मैसेज देके। और मैसेज ये था कि अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने भी अफजल खान के पास में अपना दूत भेज दिया, जिनका नाम था पंताजी गोपीनाथ। तो अफजल खान के पास में शिवाजी ने जिस दूत को भेजा, उसका नाम था पंताजी गोपीनाथ, और अफजल खान ने अपने जिस दूत को शिवाजी के पास भेजा था, उसका नाम था कृष्णजी भास्कर। तो शिवाजी ने, जैसे कृष्णजी भास्कर ने आके शिवाजी से ये बात कही कि भी ऐसे ऐसे बीजापुर राज्य का जो सरदार है अफजल खान, वो आपसे मिलना चाहता है, तो शिवाजी ने क्या किया, अपने दूत को, जो पंताजी गोपीनाथ हैं, उन्हें भेज दिया अफजल खान के पास में, ताकि वो पुष्टि कर दे इस बात की कि हाँ अफजल खान का मैसेज शिवाजी को मिल गया है और शिवाजी मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इस तरीके से करके जो जगह डिसाइड हुई थी, वो डिसाइड हुई थी प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़। तो अफजल खान ने शिवाजी को प्रतापगढ़ मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, और अफजल खान पहले से ही प्लान कर चुका था कि वो क्या करेगा, जब शिवाजी के साथ मिलेगा तो धोखे से शिवाजी के ऊपर वार करेगा, और वार करने के बाद में उसे गिरफ्तार करके और बीजापुर ले जाएगा। ठीक है, अब मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अफजल खान ने शिवाजी को प्रतापगढ़ मिलने के लिए बुलाया और धोखे से मारने की योजना बनाई, तो उसी समय जो कृष्णजी भास्कर, जो अफजल खान के दूत होते हैं, जो शिवाजी के पास मैसेज लेके आते हैं, वो शिवाजी को सारी की सारी बातें बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके अफजल खान जो है, वो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुलाकात का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो आपको गिरफ्तार करके बीजापुर लेके जाएगा। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से शिवाजी को जब उद्देश्य बता दिया गया, तो शिवाजी ने भी अपनी तरफ से प्लानिंग कर ली। ठीक, तो चालाक शिवाजी ने क्या किया, 2 नवंबर 1659, 2 नवंबर 1659 की बात है, 2 नवंबर 1659, ये जो तारीख थी, इस तारीख को शिवाजी अफजल खान से मिलने प्रतापगढ़ चले जाते हैं। ठीक, तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद में जब अफजल खान ने वार करने की कोशिश की, जब गले मिलते हैं दोनों, तो जब वार करने की कोशिश की, तो शिवाजी पहले से ही नीचे कवच वगैरह सब सेफ्टी गियर्स पहन के आए थे, और उसी टाइम जैसे ही वो वार करता है, तो शिवाजी ने क्या किया, पलटवार किया, और उसी हमले में अफजल खान की वो हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीजापुर स्टेट के साथ शिवाजी का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और बीजापुर स्टेट ने क्या किया था, अपने सबसे योग्य सरदार अफजल खान को शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए भेजा था।
और ये वही अफजल खान जिसने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने घोड़े से उतरूंगा भी नहीं, उससे पहले शिवाजी को अरेस्ट करके और वापस ले आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान के बीच में ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में अफजल खान ने जब धोखे से वार करने की जो योजना उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, शिवाजी ने उसी दिन प्रतापगढ़ में अफजल खान की हत्या कर दी। सो दिस वाज द एनकाउंटर विद द बीजापुर स्टेट। ठीक है, तो शिवाजी का ये बीजापुर स्टेट के साथ में एनकाउंटर था। अब जिस दौर में हम शिवाजी की बात कर रहे हैं, उस दौर में अगर देखें तो भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो सेंट्रल पावर्स थे, यानी दिल्ली में जिनका राज था, ठीक है, वो थे मुगल। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे उसका नाम था बाबर। और बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसे हम कहते हैं बाबरनामा। ठीक है, और जब हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में एक बात ये लिखी थी कि उस दौर में जितने पावरफुल रूलर थे, और उन सारे के सारे पावरफुल रूलर्स में से जो सबसे पावरफुल हिंदू रूलर था उसका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश के रूलर थे, और जो साहित्य के भी विद्वान थे, और विजयनगर साम्राज्य को अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का भी काम किया था। ये वही कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना की थी तेलुगु भाषा में, और जामवंती कल्याण नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि एक नाटक था संस्कृत भाषा में। तो सेंट्रल पावर्स कौन है? सेंट्रल पावर्स हैं इस टाइम मुगल। ठीक है, तो मुगलों ने भी, मुगलों को सबसे बड़ा इस टाइम अपना जो चैलेंजिंग सामने से ग्रुप लग रहा था, वो लग रहा था मराठा। ठीक है, हालांकि ये कहते हैं कि मराठों की असली पावर की पहचान की थी जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था। जहांगीर ने क्या किया था, मराठों को अपने मिलिट्री सर्विस में रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, यानी जो अपनी सैन्य भर्ती है उसमें इन्हें शामिल किया, और मराठों के का जो स्किल था, उस स्किल का इस्तेमाल अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करने के लिए किया था। ठीक है, तो होता क्या है, 1660 की बात है। 1660 को अगर देखें तो इस दौर में औरंगजेब जो था, तो यही वाज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब, जिसकी 1707 में डेथ होती है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि 1707 के बाद में कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं बनता है। सो औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर हु वाज डाइड इन 1707। तो शिवाजी जब अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे मराठा टेरिटरी में, उस टाइम उनका कंटेम्प्रेरी रूलर जो था वो औरंगजेब था। ठीक है, तो औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, 1660 में शाइस्ता खान को भेज दिया कि भाई शाइस्ता खान जो थे वो वैसे औरंगजेब के रिश्ते में मामा भी थे। तो शाइस्ता खान को भेजा इसलिए ताकि वो शिवाजी की इन गतिविधियों पे रोकथाम लगा सके और शिवाजी को न्यूट्रलाइज कर पाए। ठीक है, क्योंकि मुगलों को सबसे बड़ा खतरा इस टाइम मराठा स्टेट से था। ठीक है जी, तो जब शिवाजी को औरंगजेब ने 1660 में अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर बना दिया, और उसको काम दे दिया कि उसे भी किसी भी तरीके से करके शिवाजी जो है, शिवाजी के अभियानों पर रोक लगानी है या शिवाजी को ख़त्म करना है। ठीक है, बात है 1663 की। 1663 अप्रैल का महीना था, तारीख थी 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी चुपके से पूना के लाल महल में पहुंचते हैं जहां पे शाइस्ता खान रह रहा था। तो शिवाजी ने अपनी फौज के साथ में शाइस्ता खान के महल, जिसको लाल महल के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक में, इस अफरा तफरी में शाइस्ता खान क्या है, अपने आप को बचा ले गया, मतलब चोरी छुपे वहाँ से गुप्त रास्तों से होता हुआ भाग गया। लेकिन इस सारे के सारे हमले में एक जो कारनामा हुआ सबसे बड़ा, वो ये हुआ कि शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब का मामा था, उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। ठीक है, और शाइस्ता खान का जो बेटा था जिसका नाम था फतेह खान, शाइस्ता खान का जो बेटा था जिसका नाम था फतेह खान, वो इस हमले में मारा जाता है। जैसे ही इस हमले की न्यूज़ इर्द गिर्द पहुंचती है तो भाई शिवाजी की जो रेपुटेशन थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो अपने और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, और शिवाजी को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना शुरू होती है कि भाई उसने मुग़ल एम्पायर के, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने मुग़ल एम्पायर के गवर्नर को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। और जैसे ही औरंगजेब को ये पता चलता है कि भाई 15, मतलब औरंगजेब को 15 अप्रैल 1663 वाले वाक़या के बारे में पता चलता है, तो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने क्या किया कि शाइस्ता खान को दक्षिण से तो बुला लिया, और
बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके पनिशमेंट दे दी, ठीक है। और जो बेटा था मुअज्जम औरंगजेब का, उसको दक्षिण का गवर्नर या सूबेदार बना के वापस नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से करके मुगलों के साथ भी शिवाजी के एनकाउंटर हुए थे। तो 1660 में औरंगजेब ने किसको भेजा? अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को रोकने के लिए। और शिवाजी और शाइस्ता खान के बीच में कई सारे एनकाउंटर्स होते हैं, जिसमें शिवाजी से जो है वो पूना छीन लिया जाता है और शिवाजी को कई हारों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है उनकी ज़िंदगी में, जो 15 अप्रैल 1663 का था, जिस दौरान वो क्या करते हैं कि रात के टाइम में पूना का जो लाल महल था, जहाँ पे शाइस्ता खान रह रहा था, उसके ऊपर अटैक करते हैं। उस अटैक में शाइस्ता खान जो है वो यहाँ से भाग जाता है, उसकी 2 उँगलियाँ कट जाती हैं और शाइस्ता खान का बेटा फतेह सिंह यहाँ मारा जाता है। गुस्से में औरंगजेब शाइस्ता खान को पनिशमेंट दे के बंगाल का सूबेदार बना देते हैं और अपने बेटे मुअज्जम को दक्षिण का गवर्नर बना के औरंगजेब भेज देता है। तो इस तरीके से करके शिवाजी और मुगलों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या है कि इसके बाद शिवाजी ने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि मुगलों के लिए वो और बड़ी सिरदर्दी बन के उभर जाते हैं। और 10 फरवरी 1664, ठीक है, 1664 की बात कर रहे हैं हम, तो 10 फरवरी 1664 को शिवाजी ने क्या किया था? सूरत के ऊपर अटैक किया था। तो 1664 में फरवरी की 10 तारीख को जब शिवाजी ने सूरत के ऊपर आक्रमण किया, तो पूरे के पूरे सूरत शहर को लूट लिया था। और यहाँ पे जो मुगल फौजदार था उसका नाम था इनायत खान। तो इनायत खान जो है वो यहाँ से डर के भाग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके सूरत की जो पहली लूट है वो 10 फरवरी 1664 को होती है, जिसे शिवाजी ने अंजाम दिया। अब मुगलों के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है कि कैसे करके भाई इस इंसान को, यानी इन्हें जो शिवाजी हैं, उन्हें कैसे भी करके कंट्रोल करना है। अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया कि शिवाजी ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अपने सबसे योग्य मिलिट्री कमांडर जो कि आमेर से बिलोंग करते थे, आमेर को आजकल हम जयपुर के नाम से जानते हैं। तो 1665 में क्या होता है, औरंगजेब ने आमेर के एक राजा होते हैं जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, आम्बेर, आमेर भी कहते हैं, आजकल ये जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी से बातचीत करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, ठीक है। और जब जयसिंह को भेजा गया था, तो जयसिंह ने औरंगजेब को एक बात ये कह दी थी कि हम शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेंगे, यानी शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेंगे और उसके बाद में शिवाजी को जो है हरा के आपके सामने पेश करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है। उसके बाद जयसिंह जब पहुंचता है तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो पुरंदर का किला है उस पुरंदर के किले को जीत लिया और रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब पुरंदर का जो किला था उसी के नीचे एक दुर्ग था जिसे कहते हैं माची दुर्ग, MACHI, माची फोर्ट, माची दुर्ग। अच्छा, ये माची दुर्ग जो है ना वो अपने आप में इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्यों था? इसी दुर्ग में, इसी फोर्ट में मराठों ने अपने सारे के सारे वेपन्स रख रखे थे और ये मराठों की एक तरीके से सैनिक छावनी भी थी, ठीक है। तो जयसिंह ने पुरंदर जीत लिया और शिवाजी की जो राजधानी है रायगढ़, उसको चारों तरफ से घेर लिया। और जो नीचे इसके पुरंदर के फोर्ट के नीचे जो माची दुर्ग था, जहाँ पे मराठे अपना वेपन्स रखते थे, जो उनके एक तरीके से मिलिट्री कैंटोमिनेंट भी था, ठीक है, तो इसको भी घेरने की कोशिश की। तो ये कहते हैं कि 24 जून 1665 को दोनों के बीच में, 24 जून 1665 को शिवाजी और आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे औरंगजेब ने भेजा था, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है 24 जून को। कुछ एक किताबों में साथियों कहा गया है कि 11 जून 1665, ठीक है। वो जो संधि होती है उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, पुरंदर की संधि। तो ये कब हुई, ये याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है मराठा टॉपिक में। पुरंदर की संधि कब हुई? 24 जून 1665 को, ठीक है। दूसरा सवाल, किस किस के बीच में हुई थी? तो भाई ये वाली जो संधि है ये शिवाजी और औरंगजेब के राजदूत, जिनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, इन दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। और जब ये संधि हुई तो उसमें कुछ एक जो शर्तें हैं वो शर्तें डिसाइड की गई थी। अब वो शर्तें क्या थी? शर्त नंबर 1 ये थी कि शिवाजी ने जितने किले जीते थे उन किलों में से 23 किले, 23 फोर्ट्स, ये जो है ये मुगलों को दे दिए, ठीक है।
23 फोर्ट देने के बाद शिवाजी के पास फोर्ट रह गए 12 किले रहे। अब इससे पता चल रहा है कि कितने पावरफुल रूलर शिवाजी महाराज थे उस टाइम। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 35 किले थे किसके पास में, शिवाजी के पास में। उन 35 में से इस संधि के तहत 23 किले शिवाजी ने सौंप दिए मुगल साम्राज्य को। ठीक है, तो इन 23 फोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी कि भाई ये शिवाजी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। यानी ये लगभग 4 लाख हुन का रेवेन्यू, ठीक है, जनरेट करते थे। तो 4 लाख हुन वार्षिक आय वाले 23 किले शिवाजी ने किसे सौंप दिए, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को सौंप दिए। अब उनके पास कितने किले रह गए, किले रह गए 12, क्योंकि कुल कितने थे, 35 किले थे। ठीक है, इन 12 किलों से शिवाजी को जो आमदनी हो रही थी वो हो रही थी 1 लाख हुन। तो 4 लाख हुन वाले 23 किले चले गए मुगलों के पास में। मुगलों के हाथ बड़ा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स लग गया। और शिवाजी का जो सोर्स ऑफ इनकम है भाई वो कम हो गया, क्योंकि उनके पास जो किले रहे उनसे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वार्षिक हुन की आमदनी शिवाजी को होती थी। तो ये थी शर्त नंबर 1। दूसरी शर्त ये थी कि भाई मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने ये बात मान ली कि जो बालाघाट की जागीर है वो शिवाजी अपने पास रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस जागीर को जब शिवाजी अपने पास रखेंगे तो बदले में शिवाजी क्या करेंगे, 13 किस्तों में मुगलों को देंगे 40 लाख हुन। देखो, किसी को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उस इंसान के पास में सोर्स ऑफ इनकम है उस इनकम को आप कम कर दो, तो सामने वाले को आप कैसे भी करके न्यूट्रलाइज और कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो पुरंदर की संधि जो कि 24 जून 1665 को हुई, उसके तहत क्या किया गया, 4 लाख हुन वाले 23 किले शिवाजी को मुगलों को सौंपने पड़े। अब उनके पास में 1 लाख वार्षिक आमदनी वाले सिर्फ 12 किले रह गए थे। दूसरी शर्त क्या रखी गई कि जो बालाघाट की जागीर है उसे शिवाजी अपने पास रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में क्या करें, बदले में 13 किस्तों में 13 इंस्टॉलमेंट्स में मुगलों को क्या दें, लगभग 40 लाख हुन। तो ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त ये थी, शिवाजी के पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। तो संभाजी को मुगल दरबार में भेज दिया गया तीसरी शर्त के तहत। ठीक है, अब सिर्फ संभाजी को नहीं भेजा गया, संभाजी के साथ में एक बहुत बड़ा सैनिक दस्ता, ठीक है, जिसमें लगभग 5,000 घुड़सवार थे। वो 5 लाख घुड़सवार और संभाजी को शिवाजी ने इस संधि के तहत मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। तो तीसरी शर्त क्या थी कि भाई संभाजी को भेज दिया गया मुगल बादशाह की सेवा में। अब संभाजी को वहीं रहना था। अब ये बहुत चैलेंजिंग है कि ऐसा अगर आप किसी के बेटे को अपने दरबार में रखोगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई कॉन्स्पिरेसी, आपके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले 23 किले ले लिए, उसके बाद बालाघाट की जागीर रहने दी, लेकिन बदले में 40 लाख हुन मांग लिए, जो कि 13 इंस्टॉलमेंट में देने थे। और एक पिता की जो सबसे बड़ी संपत्ति उसका बेटा होता है, उस बेटे को भी मुगल फौज में उन्हें भेजना पड़ा। सो ये क्या थी, ये संधि अपने आप में एक तरीके से अपमानजनक संधि थी, लेकिन समय और सिचुएशन उस टाइम यही कह रहे थे कि कैसे भी करके मुगलों को कुछ टाइम के लिए रोका जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि शिवाजी अपने आप को फिर से तैयार करके पूरी प्लानिंग के साथ मुगलों के खिलाफ अपने अभियान को शुरू कर पाएँ। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है, जो कि 24 जून 1665 को हुई, और जिसकी 3 बड़ी शर्तें हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब शिवाजी इस शर्त इसके साथ-साथ एक चीज़ ये भी कही गई थी कि भई शिवाजी को जो है एक बार औरंगज़ेब से मिलने के लिए आगरा आना पड़ेगा। आगरा वाज़ द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। तो शिवाजी को एक बार आगरा के दरबार में आना पड़ेगा मिलने के लिए औरंगज़ेब से। भाई ठीक है, ये शर्त भी मान ली गई। और इस साथ में जो चौथी शर्त थी वो ये थी कि भई शिवाजी को इस बात के लिए एग्री किया गया कि जब कभी मुगल स्टेट बीजापुर के ऊपर अटैक करेगा, तो भाई इस अटैक में शिवाजी जो है वो बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से करके औरंगजेब ने भी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। और जब जैसे ही औरंगजेब को इस संधि के बारे में बताया गया, तो औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी के लिए एक राजशाही फरमान भेजा और साथ ही साथ एक खिल्लत भेजी। खिल्लत मतलब वो राजशाही पोशाक होती है जिसे बादशाह धारण करता है खास अवसरों पे। तो सम्मान के तौर पे ये बातें भेज दी गई। हालांकि इस ट्रीटी में कहीं भी हमें सम्मान वाली बात नज़र नहीं आती है। ठीक है,
अब शिवाजी को क्या विजिट करना था? आगरा का फोर्ट। चलिए भाई, तो शिवाजी जब है आगरा के फोर्ट में जाते हैं 22 मई 1666 को, यानी जो पुरंदर की संधि हुई उसके अगले साल शिवाजी कहाँ पहुँच जाते हैं? आगरा के दरबार में। जब आगरा के दरबार में शिवाजी पहुँचते हैं तो आगरा आने के लिए शिवाजी को मनाया किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो पुरंदर की संधि साइन कर रहे हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पे शिवाजी क्या करते हैं? अपने बेटे संभाजी से मिलने और औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंच जाते हैं। अब आगरा जब पहुंचे तो यहाँ पे शिवाजी के साथ में बड़ी अपमानजनक बात हुई। अपमानजनक बात क्या हुई कि शिवाजी को जो है ना मुगल स्टेट में क्या था? मनसबदारी सिस्टम थी। तो जो बड़े पावरफुल जो ऑफिशियल्स होते थे उन्हें मुगल स्टेट क्या करता था? मनसब अलॉट करता था। मनसब मतलब एक तरीके से रैंकिंग, कि दरबार में उनकी रैंकिंग क्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मनसबदार का पद होता था वो होता था 7,000/7,000 का। तो इस तरीके से करके जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने मुगल दरबार में पहुंचे तो उन्हें तीसरी रैंक वाले मनसबदारों के साथ में खड़ा कर दिया, जो कि 5,000 के मनसबदार हुआ करते थे। तो 5,000 ही मनसबदारों के साथ में शिवाजी को औरंगजेब ने तीसरी पंक्ति में खड़ा किया। अब शिवाजी को ये लगा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ठीक है, ये एक तरीके से अपमान है। अपमान क्यों लगा? अपमान ये लगा कि जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, उन्हें मनसबदारों की पंक्ति में शिवाजी से आगे खड़ा किया गया था। ठीक है, तो शिवाजी को ये बात बड़ी फील हुई। उसके बाद जब शिवाजी ने इस चीज़ के लिए अपोज किया, तो जब अपोज किया तो क्या किया गया? शिवाजी को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन शिवाजी को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद शिवाजी जैसे तैसे करके मतलब एक टैक्टिक्स अपना के आगरा के किले से फरार हो जाते हैं। ठीक है, जब शिवाजी को आगरा के किले में अरेस्ट किया गया था तो उन्हें आगरा के जयपुर भवन में, ये सवाल कई जगह पूछा गया है, आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को रखा गया था। ये आप हमेशा याद रखें कि 1666 में 22 मई 1666 में जब शिवाजी आगरा जाते हैं और जब उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपोज करने पर अरेस्ट कर लिया जाता है, तो शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था अरेस्ट करके। ठीक है, और शिवाजी की निगरानी का काम दिया था पुरंदर की संधि करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह का एक बेटा था जिसका नाम था राम सिंह को। ठीक है, तो जयसिंह के बेटे राम सिंह को शिवाजी की मॉनिटरिंग, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई थी और आगरा के जयपुर भवन में उन्हें कैद करके रख लिया था। इस जयपुर भवन से वो जैसे तैसे करके टैक्टिक्स अपना के यहाँ से निकल जाते हैं और सितंबर के महीने में 1666 में वो फिर से रायगढ़ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग वाक्य है जो हम याद रखेंगे। अपमान ने शिवाजी को और मोटिवेट किया कि भाई वो जैसे तैसे करके क्या करें, वो जैसे तैसे करके अपने आप को और कंसोलिडेट करें और अपने बेटे को यहाँ से निकालें। अब हम बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करें तो ये कहते हैं कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ना वो 2 बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार हुआ 1674 में, फरवरी का महीना था, जून का महीना था, 15 तारीख थी, 15 जून 1674 में शिवाजी का पहला राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। रायगढ़ में क्यों हुआ? क्योंकि रायगढ़ वाज द कैपिटल। तो 15 जून 1674 को काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान को बुलाया गया जिनका नाम था गंगा भट्ट। ठीक है, और रायगढ़ के किले में उन्होंने ही शिवाजी का राज तिलक किया था और शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और इस तरीके से करके पहला हो गया। और शिवाजी ने जो टाइटल, जो उपाधि धारण की थी वो थी हिंदवा धर्म उद्धारक, यानी हिंदू धर्म के धर्म उद्धारक के तौर पे हिंदू धर्म के धर्म उद्धारक के रूप में शिवाजी की एक छवि बन गई थी और उन्होंने ये जो है अपने टाइटल या उपाधि अपने नाम के पीछे लगाई थी। तो हिंदू धर्म उद्धारक का जो टाइटल है वो किसने एक्वायर किया? शिवाजी ने एक्वायर किया था। और इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का रक्षक के तौर पे इस उपाधि को शिवाजी ने धारण किया था 1674 में रायगढ़ के किले में, जहाँ पे बनारस के या काशी के एक विद्वान पंडित जिनका नाम था गंगा भट्ट, या कई जगह गाग भट्ट भी लिखा हुआ आता है। तो 15 जून 1674 को शिवाजी का हो जाता है जी राज्याभिषेक। ठीक है, इसके साथ साथ शिवाजी की जो फाइट थी वो कंटिन्यूअस मुगलों के खिलाफ और जो जंजीरा के सिद्दीज़ हैं उनके खिलाफ लगातार चल रही थी। और फाइनली उन्होंने क्या किया? कर्नाटका को जीत लिया था 1677 और 1680 में। ठीक है, मैंने अभी बताया कि शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था।
तो पहली बार जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ ना, उसके बाद में ये कहते हैं कि इस राज्याभिषेक के लगभग 12 दिन बाद में शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो शिवाजी को लगता है कि यार उनका जो राज्याभिषेक 15 जून 1674 को हुआ ना, वो अच्छे मुहूर्त पे नहीं हुआ, गलत मुहूर्त पे हुआ था, तो फिर से अभिषेक करवाया जाना चाहिए। ठीक है? तो इस बार जब दूसरी मतलब अब दूसरी टाइम जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो वो हुआ था 4 अक्टूबर को। पहला हुआ 15 जून को 1674 और दूसरा होता है 4 अक्टूबर 1674। तो दूसरा जो राज्याभिषेक होता है वो 4 अक्टूबर 1674 का हुआ शिवाजी का। इस राज्याभिषेक को करवाने के लिए अब इस बार किसी बनारस के पंडित को ना बुलवा के निश्चलपुरी के एक गोस्वामी थे, ठीक है, जो पेशे से एक तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया गया था। तो 4 अक्टूबर 1674 को उसने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो ये ध्यान रखें कि 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन जो पहले वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे सवाल ये आता है कि भाई शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, तो याद रखेंगे रायगढ़ में हुआ था। किसने करवाया था, तो काशी या बनारस के विद्वान पंडित जी ने करवाया था, जिनका नाम था गंगा भट्ट। ठीक है, कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे कि जी 15 जून 1674 को हुआ था। ठीक है, और शिवाजी ने कौन सा टाइटल या कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हिंदू धर्म उद्धारक, जिसका मतलब होता है हिंदू धर्म का रक्षक, ये उपाधि शिवाजी ने धारण की थी। लेकिन क्योंकि उसके 12 दिन बाद में उनकी माता की डेथ हो जाती है, तो शिवाजी फिर से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं यहीं पे इसी जगह, और इस बार जिसने करवाया वो थे निश्चलपुरी के गोस्वामी, जो कि पेशे से एक तांत्रिक थे, और 4 अक्टूबर 1674 को शिवाजी का उन्होंने क्या किया, राज्याभिषेक किया था। शिवाजी के प्रशासन की अगर बात करें साथियों, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, तो शिवाजी ने क्या किया था, अपने पूरे के पूरे एम्पायर को जो है 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंसेस में बांट लिया था। ठीक है, 3 प्रांतों में, प्रोविंस मतलब राज्य, तो 3 प्रोविंसेस में शिवाजी के ने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को बांट लिया था, और हर एक एम्पायर का जो हेड होता था उसे कहते थे वायसराय। तो हर एक वायसराय की देख-रेख में, यानी 3 प्रोविंस 3 वायसराय। उसके बाद में हर एक प्रोविंस को उन्होंने डिवाइड किया था प्रांत में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है पूरा भारत देश है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। अब हर एक स्टेट की बात करें तो उस स्टेट के अंदर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट से मिलके स्टेट बनता है। ठीक है, उसके बाद में सॉरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, फिर तहसील आ जाती हैं, फिर एक हर एक तहसील के अंदर गांव या शहर होते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से शिवाजी के प्रशासन की बात करें तो सारे के सारे साम्राज्य को 3 प्रोविंस में उन्होंने बांट लिया था। हर एक प्रोविंस का हेड जो था वो एक वायसराय था, और फिर प्रोविंस को किस में बांटा गया, उसे बांटा गया था प्रांतों में। ठीक है, सो प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू द प्रांत्स, और जो प्रांत थे उनको डिवाइड कर दिया गया था परगनाज में। कई जगह तरफ भी लिखा हुआ आता है। तो सारा एम्पायर है, एम्पायर प्रोविंस में बटा, प्रोविंसेस के बाद में हर प्रोविंस को प्रांतों में बांट दिया गया, और हर एक प्रांत के अंदर परगना या तरफ्स होते थे। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो थी विलेज, यानी शिवाजी का जो प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई जो थी वो होती थी ग्राम। ठीक है, और ये गांव का जो हेड होता था, गांव का हेड या मुख्य अधिकारी जो होता था उसे पटेल कहा जाता था। सो विलेज हेड वाज कॉल्ड दी पटेल। पटेल का काम क्या था, पटेल का काम ये होता था कि उस गांव के अंदर जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उन सारे के सारे मैटर्स की मॉनिटरिंग करना, उन्हें सुपरवाइज करना और उनका रिकॉर्ड करना, ये काम किसका था, पटेल का होता था। तो गांव के स्तर पे पटेल जो था वो सबसे बड़ा अधिकारी या मुख्य अधिकारी होता था, जिसे राजस्व से या अन्य प्रशासनिक कार्य या फिर न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कार्य करने होते थे। ठीक है, पटेल की हेल्प के लिए एक और ऑफिशियल होता था जिसे कहते थे साथियों कुलकर्णी। तो पटेल के नीचे कुलकर्णी को अपॉइंट किया था। कुलकर्णी का काम क्या था, ये ग्राम स्तर के अधिकारी हैं दोनों, पटेल और कुलकर्णी। पटेल सुपीरियर है और कुलकर्णी जो है सेकंड रैंक का अधिकारी है। कुलकर्णी का काम ये था कि गांव के अंदर जितनी लैंड है, जितनी भूमि है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड ये रखता था। ठीक है, सारा का सारा रिकॉर्ड रखना किसका काम था, तो ये कुलकर्णी का काम था। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अष्टप्रधान। शिवाजी के राज्य में क्या थे, अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान कौन थे, तो कहने का मतलब ये है कि 8 मंत्री होते थे शिवाजी के प्रशासन में, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। और इनका काम क्या था, इनका काम था राजा को यानी शिवाजी को टाइमली एडवाइस देना। ठीक है, तो ये राजा को क्या करते थे, ये परामर्श देते थे। और हर एक मिनिस्टर जो था वो
शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, ये शिवाजी के मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि भाई वो उन मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। कहते हैं कि बाद में जब साहू जी मराठा स्टेट की बागडोर संभालते हैं तो साहू ने क्या किया था, ये अस्त प्रधान वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म कर दिया था। तो शिवाजी ने अस्त प्रधान वाली व्यवस्था को शुरू किया था, साहू जी ने इस व्यवस्था को खत्म किया था। बेसिकली क्या थे, ये काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है ना, 8 मंत्री होते थे जिनका काम था शिवाजी को एडवाइस देना, और हर एक मिनिस्टर इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था शिवाजी के प्रति हर एक मिनिस्टर। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, जो अष्ट प्रधान है इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। कई बार देखने में आया है कि भाई मैच द कॉलम के फॉर्म में आता है, एक तरफ मंत्रियों के नाम लिखे होते हैं, दूसरी तरफ उनके काम लिखे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, मंत्रियों के कामों को और नामों को आपस में मैच करना होता है कि भाई किस मंत्री का क्या काम था। तो इसकी अगर बात करें, सबसे पहले नंबर आता है साथियों पंत प्रधान। ठीक है, पंत प्रधान को पेशवा भी कहा जाता था, यानी पेशवा या पंत प्रधान। अब ये साहब कौन है, तो पूरे के पूरे राज्य की शासन की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी होता था, पंत प्रधान या पेशवा की जिम्मेदारी होता था। तो एक तरीके से ये प्रधानमंत्री होते थे। पंत प्रधान या पेशवा ये क्या थे, जो अस्त प्रधान है, इन अस्त प्रधानों में सबसे बड़े जो मंत्री थे वो कौन थे, पेशवा या फिर पंत प्रधान। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री हैं। अगर राजा नहीं है तो राजा की अनुपस्थिति में ये पूरे के पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे। क्लियर है, तो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना इनका काम था। हेड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पूरे के पूरे प्रशासन के हेड किसको माना गया, पेशवा को, और बाद में लेटर बिकम प्राइम मिनिस्टर और इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये फाइनेंस हेड थे। जब सारा प्रशासन संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो न्याय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राजस्व से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ हो, हर एक टास्क को करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, पंत प्रधान की या पेशवा की होगी। ठीक है, पेशवा एक तरीके से क्या है, प्रधानमंत्री या फिर हेड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस हेड। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं साथियों अमात्य। पंत प्रधान और पेशवा क्लियर है कि भाई ये प्रधानमंत्री होते थे, राजा की अनुपस्थिति में उनके सारे के सारे कार्यों का निर्वहन करते थे और संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करने की जिम्मेदारी पेशवा या पंत प्रधान की थी। दूसरा नंबर था अमात्य। अमात्य को मजूमदार भी कहा जाता था। ठीक है, अमात्य, अमात्य कौन है बेसिकली, तो ये वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। शिवाजी के प्रशासन में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अमात्य या फिर मजूमदार। यानी पूरे के पूरे स्टेट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स क्या है, तो कितनी इनकम स्टेट को हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या है, उस सारे के सारे मसलों की जांच करना, मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना किसका काम है, अमात्य या मजूमदार का काम है। ठीक है, तो पंत प्रधान या पेशवा ये क्या है, प्रधानमंत्री, जो सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देख रहे हैं और फाइनेंस हेड भी हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अमात्य का, जिन्हें मजूमदार भी कहते हैं। और ये कौन है भाई, एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। और स्टेट में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से कितना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, कितना स्टेट को इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सारे आय और व्यय का जांच करना इसका काम है वित्त मंत्री का। तीसरा नंबर आता है साथियों मंत्री। मंत्री को वाक्यानवीस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे मतलब जब दरबार लगता था तो बहुत सारे लोग बैठते थे, उसमें बातचीत होती थी। ठीक, तो सारे के सारे मसलों को, यानी शिवाजी के स्टेट के अंदर जितने मसले हो रहे हैं उन मसलों को देखना, साथ ही साथ शिवाजी के दरबार में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन सारी की सारी गतिविधियों को नोट डाउन करना, लिपिबद्ध करना किसका काम है, मंत्री का काम है। ठीक है, तो मंत्री क्या है, होम मिनिस्टर हैं। और इनके काम क्या है, दरबार में होने वाली प्रतिदिन की जो कार्यवाहियां हैं उनको ये लिखते थे, जितनी डेली एक्टिविटीज हो रही थी उनको लिखने का काम करते थे। ठीक है, और राजा की राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनकी देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना, साथ ही साथ जो मराठा स्टेट में जितने जासूस होते थे उनका अध्यक्ष भी मंत्री होता था। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 के बारे में पढ़ा। पंत प्रधान या पेशवा कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, पूरे के पूरे स्टेट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। और जब राजा नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में पूरा कार्यभार संभालते हैं। फिर हमने बात की अमात्य या मजूमदार की, वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कितनी इनकम जनरेट हुई, कितना खर्चा हुआ, उस सब की जांच पड़ताल करते हैं। फिर मंत्री की बात
कि एक तरीके से होम मिनिस्टर हैं, राजा की सुरक्षा का दारोमदार इनके कंधों पे है, जासूसी विभाग जो है उसके अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जितनी डेली एक्टिविटीज़ हो रही हैं दरबार में और पूरे स्टेट में उनको रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड करवाना किसका काम है? मंत्री का काम है। तो एक तरीके से गृह मंत्री के तौर पे है मंत्री। चौथा नंबर आता है साथियों सुमंत का। सुमंत क्या है? सुमंत साहब जो है इन्हें दबीर भी कहा जाता है। तो ये थे फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री थे शिवाजी के प्रशासन में। तो दबीर या सुमंत की बात करें तो ये कौन थे? ये विदेश मंत्री थे, ठीक है। और मराठा स्टेट के दूसरे राज्यों के साथ में जो भी वार्तालाप, जो भी बातचीत हो रही है, वो सारी की सारी देखने का काम किसका था? दबीर या सुमंत का। तो याद रखेंगे सुमंत का दूसरा नाम क्या है? दबीर। और ये क्या है? ये हैं फॉरेन मिनिस्टर। मंत्री की बात करें तो भाई ये होम मिनिस्टर हैं। अमात्य या फिर मजूमदार की बात करें तो ये रेवेन्यू मिनिस्टर है। और पंत प्रधान या फिर पेशवा की बात करें तो भाई साहब ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो चार मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने बातचीत की। अब हम देखते हैं सचिव। सचिव कौन है? ही वॉज द हेड ऑफ रॉयल लेटर एंड कोरस्पॉन्डेंस, ठीक है। सचिव की अगर बात करें तो सचिव को शुरू नवीस के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या था? भाई एक राज्य है, वो राज्य दूसरे राज्य के साथ बातचीत कर रहा है। बातचीत कैसे करेगा? कि यहाँ से कोई लेटर लिखा गया, दूसरे स्टेट के पास भेजा गया। तो ये जो राजकीय पत्र व्यवहार है, ये काम किसके अंडर आता था? तो ये काम आता था सचिव या फिर सुरुनवीस, ठीक है। कई जगह इसे चिटनीस के नाम से भी जाना गया था। तो सचिव कौन है? सचिव ही वॉज द हेड ऑफ रॉयल लेटर्स एंड कोरस्पॉन्डेंस। दूसरे राज्यों के साथ में जो बातचीत चल रही है उस बातचीत को रिकॉर्ड करना, मॉनिटरिंग करना किसका काम है? सचिव का काम है, या फिर जिसे दबीर या चिटनीस कहते हैं उसका काम है। तो 5 मंत्री हुए। सबसे पहले पंत प्रधान या पेशवा कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी अमात्य मजूमदार की। ये कौन है भाई साहब? तो ये है, सिंपल सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर हमने मंत्री के बारे में देखा। तो मंत्री कौन है? जिसके कंधों पे राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो राजा के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ में ये एक तरीके से गृह मंत्री के तौर पे काम करते हैं। दरबार में जितनी गतिविधियां हो रही हैं उनको नोट डाउन करने का काम किसका है? मंत्री का। सुमंत की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा सचिव की बात करें तो सचिव को जो है हम और क्या कह रहे हैं? सुमंत को दबीर भी कहते थे, ठीक है। ये याद रखेंगे कि जो अमात्य हैं उसे मजूमदार कहते थे, सुमंत को दबीर भी कहते थे, और जो सचिव हैं सचिव को शुरू नवीस, जो कि हेड ऑफ द रॉयल लेटर्स थे या कोरस्पॉन्डेंस के हेड थे, तो सचिव को शुरू नवीस या चिटनीस भी कहते हैं। मंत्री की अगर बात करें तो मंत्री को वाक्यानवीस कहते हैं। शायद ये मैंने बताया नहीं, मंत्री को वाक्यानवीस कहते हैं। अब बात करते हैं पंडित राव। नाम से ही पता चल रहा है इनका काम क्या है? सारे के सारे रिलीजियस मैटर और दान की जितनी एक्टिविटी हो रही है, चैरिटी से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी हो रही है, जो भी दान दक्षिणा दी जा रही है पूरे राज्य में, उसको, और जितने धार्मिक मसले हैं उन सारे के सारे मसलों की देख रेख जो है पंडित राव, सारे के सारे मसलों, सारे के सारे कार्य जो है वो पंडित राव की देख रेख में होते थे। यानी धार्मिक कार्य और जो अनुदान हो रहे हैं उनकी देख रेख कौन करता था? शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में पंडित राव करते थे। और पंडित राव को सदर मुहतसिब के नाम से भी जाना जाता था। सेनापति की बात करें तो ही वाज द मिलिट्री कमांडर। बेसिक सी बात है, ठीक है। सेनापति कौन है? मिलिट्री कमांडर। पंडित राव कौन है? रिलीजियस मसले और चैरिटी से जुड़े हुए मसलों के हेड। सचिव कौन है? तो भाई सचिव की अगर हम बात करें तो इन्हें सुरुनवीश भी कहा जाता है, इन्हें चिटनीस भी कहा जाता है। और ये कौन है? ही वाज द हेड ऑफ द रॉयल लेटर एंड कोरस्पॉन्डेंस। सुमंत की बात करें सो ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मराठा स्टेट। मंत्री की बात करें तो मंत्री को वाक्यानवीस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे? सो ये जो थे ही वाज द होम मिनिस्टर, ठीक है। अमात्य की बात करें, ये रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। अमात्य को मजूमदार कहते थे। लास्ट कौन है? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का काम क्या है भाई? जो इतने जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो न्याय से संबंधित मसले हैं, उनको संभालना किसका काम है? न्यायाधीश का काम है। लेकिन ये याद रखें कि मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? मुगल साम्राज्य, माफ़ कीजिएगा, मराठा एम्पायर में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वो होता था कौन? मराठा स्टेट का हेड। हेड मतलब शिवाजी या उनके बाद जो भी रूलर बने। तो रूलर सबसे बड़ा कौन होता था? न्यायाधीश होता था। तो रूलर के बाद में जो पूरे के पूरे साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको कहा जाता था न्यायाधीश। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस चैप्टर से ट्रीटी ऑफ पुरंदर, शिवाजी का राज्याभिषेक, ठीक है, और साथ ही साथ मुगलों के साथ एनकाउंटर, बीजापुर, ये क्या है? ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और हम इन्हीं में फंसते हैं। तो शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री। 8 मंत्री कौन कौन? पंत प्रधान या पेशवा,
अमात्य या मजूमदार, उसके बाद मंत्री, मंत्री को वाक्यनवीस भी कहते हैं, फिर सुमंत, सुमंत को जो है हमने दबीर भी कहा था, ठीक है। सचिव, सचिव को हम सुरूनवीस या चिटनीस भी कहते हैं, पंडित राव, सेनापति और न्यायाधीश। तो ये क्या थे, ये 8 मिनिस्टर थे शिवाजी के प्रशासन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा स्टेट। मराठा स्टेट की जो राजस्व व्यवस्था है उसकी बात करेंगे। तो शिवाजी ने अपने स्टेट में जितने रिफॉर्म्स किए थे ना, उसके वो रिफॉर्म्स वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो साउथ इंडिया के जो अहमदनगर स्टेट था साउथ इंडिया का, उसमें एक बहुत बड़े चीफ एक सरदार हुए थे जिनका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने अहमदनगर साम्राज्य के अंदर बहुत सारे बदलाव किए थे और अहमदनगर साम्राज्य की इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया था, बहुत कंसोलिडेट किया था, बहुत सारे आर्थिक सुधार मलिक अंबर करता है। तो शिवाजी जो थे वो उससे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो शिवाजी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। तो शिवाजी क्या थे, जो अहमदनगर के मलिक अंबर थे उनसे इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने मलिक अंबर ने जिस तरीके के रिफॉर्म्स अहमदनगर स्टेट में किए थे वैसे ही रिफॉर्म्स जो है शिवाजी कहाँ करते हैं, मराठा स्टेट के अंदर। लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजरमेंट ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करता था, यानी राजस्व निर्धारित करने के लिए राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था कि सबसे पहले जमीन की पैमाइश करवाई जाए, उसे नपवाया जाए, उसके बाद जमीन की क्वालिटी देखा जाए कि भाई इस जमीन में कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है। तो जमीन कितनी है, ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, फर्टाइल लैंड कौन सी है, बंजर लैंड कौन सी है, किससे पैदावार एवरेज किस्म का होता है, ये सारा का सारा लेखा जोखा निकालने के बाद में दे डिसाइडेड द रेट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद में ही राजस्व की दर डिसाइड की जाती थी, ठीक है। और इस पूरे दौर को कहा जाता था साथियों काठी सिस्टम, क्योंकि मलिक अंबर ने अहमदनगर में यही किया था, ठीक है। तो उसे काठी सिस्टम कहा गया था। तो काठी सिस्टम जो था, इस काठी सिस्टम को किसने यूज़ किया था, मलिक अंबर ने यूज़ किया था अहमदनगर में, और इसी व्यवस्था को शिवाजी ने यूज़ किया था कहाँ पे, मराठा स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया गया था वो कितना था, 1/3, यानी 33% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो 1/3 वाज द लैंड रेवेन्यू इन द इनिशियल फेज, एक तिहाई, यानी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 यानी 33%, ये क्या था, लैंड रेवेन्यू। बाद में इसे बढ़ा दिया गया था और इसे कर दिया था 40%। 40% मतलब 2/5 भाग। जो भी कृषिगत उत्पादन होगा उस कुल उत्पादन का 2/5 भाग राजस्व डिसाइड किया गया था, ठीक है। शुरू में 1/3 यानी 33%, बाद में 2/5 यानी 40%, ठीक है। दो तरीके के टैक्सेस जो थे ना वो बड़े कॉमन थे मराठा स्टेट में, एक तो था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। अब भाई चौथ और सरदेशमुखी की बात करें तो चौथ का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/4 जो था उसे कहा जाता था चौथ, ठीक है। इसे कौन कलेक्ट करता था, दिस टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द मराठास, मराठा जो है वो इसे कलेक्ट करते थे। क्यों, तो जो भी राज्य है मराठा स्टेट को चौथ टैक्स पे करता था, उस स्टेट को उस स्टेट को मराठों की तरफ से ये वादा किया जाता था कि भाई वो उस स्टेट के ऊपर किसी भी तरीके की रेड या उस स्टेट को प्लंडर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो राज्य मराठा टेरिटरी का हिस्सा नहीं है उनसे चौथ टैक्स वसूला जाता था, और ये क्या होता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/4, ठीक है, जो हिस्सा नहीं है, जिन्हें डर था शिवाजी के अटैक से। बदले में जो भी स्टेट चौथ टैक्स यानी 1/4 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मराठास को पे करता रहता था, उस स्टेट के ऊपर मराठा जो रूलर्स थे वो अटैक नहीं करते थे। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे चौथ। दूसरा कौन है, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या था, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो लगभग कितना होता था, 10%, ठीक है। अब ये वाला जो 10% है ये क्यों कलेक्ट किया जाता था, सो इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज, कौन से एरियाज से, वेयर मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स। ये उन इलाकों से इकट्ठा किया जाता था जो मराठा जिनके बारे में मराठा ये क्लेम करते थे कि भाई ये तो वंशानुगत इलाके हैं मराठा साम्राज्य के, यानी चौथ उन इलाकों से लिया गया जो मराठा स्टेट का हिस्सा नहीं है, और सरदेशमुखी उन इलाकों से लिया गया जो मराठा स्टेट का अभिन्न अंग है या हिस्सा है। चौथ 1/4 था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, और सरदेशमुखी कितना था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 10%, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी जो है ये मराठा स्टेट से जुड़ी हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि मराठा साम्राज्य के बारे में जो ये वीडियो बनाई है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप, इसे सब्सक्राइब करें। साथियों बीच बीच में एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी, अलग अलग एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ को इनकलकेट करके सीरीज़ बनाई जा रही है। काफ़ी टाइम से इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स कर रहे थे, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 टॉपिक
ग्लोरियस रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आमतौर पे क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम एग्जाम्स के लिहाज से इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस उठा के क्वेश्चंस के बेस पे एक स्टोरी आपको देने की कोशिश की, ताकि आपको ये भी पता चले सवाल कैसा आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स की बातें क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का जो ये जो तड़का है, इसको लगातार इस तड़के का स्वाद लगातार चखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।